और सिपाही बाबू क्या हाल चाल है। बहुत बहुत स्वागत है इस नए वीडियो में। और ये वीडियो में हम लोग क्या करेंगे भाई, आज हम लोग करेंगे टोटल 30 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस। ऐसे क्वेश्चन जो कांस्टेबल एग्जाम, होमगार्ड एग्जाम या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर आप दिए हो यूपी गवर्नमेंट से रिलेटेड या इंडिया लेवल पे, तो ये सवाल भाई जरूर जरूर देखने को मिले हैं। तो टोटल 30 सवाल होंगे, सभी मोस्ट रिपीटेड मोस्ट एक्सपेक्टेड हैं। एक भी सवाल अगर स्किप करके गए और आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो इसके जिम्मेदार आप खुद होंगे, मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं सिर्फ आपको अच्छे अच्छे सवाल दिया हूँ, अगर आप भगा भगा के पिक्चर की तरह देखोगे तो फिर क्या ही होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आते हैं। फर्स्ट क्या कहता है, ज़्यादा बकवास किए बिना स्टार्ट करते हैं वीडियो को, है ना। पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि मनसबदारी सिस्टम मुगल प्रशासन में किसने शुरू किया था। मनसबदारी सिस्टम जो है ये मुगल प्रशासन में किसने शुरू किया था। बाबर, हुमायूं, जहांगीर, अकबर। बताओ, बाबर, हुमायूं, जहांगीर, अकबर। मनसबदारी सिस्टम मुगल प्रशासन में सबसे पहले किसने शुरू किया था। मैं चाहता हूँ इसका आंसर आप सी फॉर कमेंट करें, सी फॉर कमेंट करें जल्दी से। तो इसका आंसर है बादशाह अकबर। क्या, बादशाह अकबर। अकबर जो है ना, अकबर, इसने ही शुरू किया था मनसबदारी सिस्टम। अच्छे से याद कर लेना, बढ़ेंगे आगे। अकबर का पूरा नाम क्या था, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है, आएगा नहीं ये, मैंने क्यूरियोसिटी की वजह से बता दिया। 1857 के विद्रोह के समय 1857, ठीक है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड बेटिंग, लॉर्ड लिटन। तो भाई ये था लॉर्ड कैनिंग। क्या, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग जो है ना, यही 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल था। ओके, समझाने का है नहीं कुछ। अब उसका नाम कैनिंग क्यों पड़ा ये तो मैं बता नहीं सकता, उसके मम्मी पापा की मर्जी थी। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं। ये क्या कहता है कि नील विद्रोह पर आधारित प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण किसने लिखा था। चलो इसका आंसर बताओ कि नील विद्रोह पर आधारित प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण किसने लिखा था। अब जिनको नहीं पता, नील जो विद्रोह हुआ था ये हुआ था चंपारण बिहार में। ठीक है, कहानी देख लेना, यहाँ समझाऊंगा तो वीडियो 30 मिनट के पार चली जाएगी, जो मैं नहीं चाहता। ओके, तो नील विद्रोह पर आधारित प्रसिद्ध नाटक जो नील दर्पण है ये लिखा था भाई आपके दीन बंधु मित्र ने। किसने, दीन बंधु मित्र ने। दीन बंधु मित्र ने नील दर्पण जो है ये नाटक लिखा था। ओके, क्वेश्चन नंबर फोर्थ पर आते हैं। फोर्थ क्या कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा शहर कृत्रिम गोदी के लिए प्रसिद्ध है। अब जिनको ये डॉकयार्ड अभी हटा दूं तो आधे लोगों का आंसर तुरंत गलत हो जाएगा। अब बताओ गोदी मतलब क्या होता है कि कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल गोदी, आर्टिफिशियल डॉकयार्ड के लिए कौन सा ऐसा शहर है सिंधु घाटी सभ्यता का जो फेमस था। ऑप्शन ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी लोथल, डी कालीबंगन। कमेंट करो इसका आंसर। अब कृत्रिम गोदी के लिए कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का शहर प्रसिद्ध था, तो वो था भाई आपका लोथल। ठीक है, अभी ये स्टार्टिंग के एक दो सवाल देख के वीडियो स्किप करने की गलती मत करना, आगे मसाला है असली। ठीक है, ठीक है। अब देखो एक रिक्वेस्ट आगे बढ़ने से पहले कि जितने लोग वीडियो देख रहे हो प्लीज़ तुरंत कर लो वीडियो को लाइक और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, जितने लोग नए आए हो, क्योंकि यूपी होमगार्ड से रिलेटेड वीडियोस में डेली लाता हूँ। ओके, और अदर कॉम्पिटेटिव से भी लाऊंगा एग्जाम से रिलेटेड। तो यार देखो असल में होता क्या है ना, जब आप लोग लाइक सब्सक्राइब करते हो ना तो बहुत उम्मीद मिलती है, बहुत अच्छा लगता है, मोटिवेशन आता है नई नई वीडियोज़ बनाने का, अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाने का। तो ये जरूर कर दिया करो, खाते में से पैसे कटेंगे तो मैं रिफंड दे दूंगा, डोंट वरी, लाइक सब्सक्राइब करने के। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि अष्टप्रधान यानी 8 मंत्रियों की परिषद किसके शासन की विशेषता थी। अष्टप्रधान मैंने कल की वीडियो में बताया था, जो देखे होंगे उनको तुरंत आंसर पता चल गया कि ये और कोई नहीं कर सकता, हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज ही करेंगे। ठीक है, छत्रपति शिवाजी महाराज ने ही अष्टप्रधान यानी 8 मंत्रियों की परिषद बनाई थी। उसमें सामंत होते थे, उसमें सुमंत होते थे, उसमें पेशवा होते थे। जो बाजीराव मस्तानी देख के आए हो ना, वो वही अष्टप्रधान का हिस्सा है। ओके, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 पर। यह क्या कहता है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। तो राष्ट्रपति शासन हम लोग कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत लगाते हैं, ऑप्शन सुन लो। अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 370। तो ये तो 70 तो खत्म ही हो गया खेला, तो इसका घटा दो। ठीक है, ए बी सी डी में से मतलब ए बी सी ही बचे 3 ऑप्शन, इनमें से आंसर कमेंट करो कि ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसके अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। तो ये लगाया जाता है आपका, सही सोच पा रहे हो, अनुच्छेद 356। क्या, 356, 356 अनुच्छेद के अनुसार ये राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। ओके, 370 इसलिए काट दिया क्योंकि वो कश्मीर में था। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। 7 क्या कहता है कि संयुक्त बैठक यानी कि जॉइंट सिटिंग की अध्यक्षता कौन करता है। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। ऑप्शन सुन लो, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, और डी है प्रधानमंत्री। कमेंट करो 7th का आंसर कि जॉइंट मीटिंग, जॉइंट सिटिंग जो होती है उसकी अध्यक्षता कौन करता है संयुक्त बैठक की। तो इसका आंसर है लोकसभा अध्यक्ष। कौन, लोकसभा अध्यक्ष। ओके, ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल परफेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाओ। ये क्या कहता है कि मौलिक अधिकारों को निलंबित करने का अधिकार किसके पास है। हमारे जो आपके हमारे मौलिक अधिकार हैं
इनको अगर मतलब कुछ टाइम के लिए सस्पेंड करना है तो ये अधिकार किसके पास है? ऑप्शन सुन लो, संसद, बी है सर्वोच्च न्यायालय, सी है राष्ट्रपति, डी है प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री जी ऐसा कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद आपका सर्वोच्च न्यायालय भी ऐसा कुछ नहीं कर सकता और संसद भी ऐसा कुछ नहीं कर सकता। ये पावर सिर्फ हमने राष्ट्रपति को दे रखा है संविधान के अनुसार। ओके, तो 8th का ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल परफेक्ट है। आ जाएँ क्वेश्चन नंबर 9th पर। आंसर दे पा रहे हो? अगर दे पा रहे हो तो कमेंट करो कहाँ से आप लोग देख रहे हो वीडियो को, और आंसर जरूर कमेंट किया करो, अपने अंदर का डर निकालो। यहाँ कमेंट में गलतियाँ कर लो वो ठीक है, बट एग्जाम में गलतियाँ मत कर देना। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि सरकारी आयोग का गठन किनके बीच संबंधों की जांच के लिए किया गया था? सरकारी आयोग का गठन किनके बीच संबंधों की जांच के लिए किया गया था? तो 9th का आंसर सुन लो क्या है जल्दी से, केंद्र और राज्य। क्या? केंद्र और राज्य। ऑप्शन नंबर ए जो है ना, सरकारी आयोग का गठन किसके बीच संबंधों की जांच के लिए किया गया था? तो केंद्र और राज्य। ओके, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10th पर। 10th क्या कहता है कि मतदाता की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष किस संशोधन से की गई? मतलब पहले क्या नियम था कि जो 21 साल या 21 साल से ऊपर हैं सिर्फ वही वोटिंग कर सकते हैं। अब क्या है कि 18 अगर आप हो या 18 से ऊपर हो तो आप वोटिंग करने का अधिकार है। तो ये 21 से घटा करके 18 पे जो उम्र आई है ना, ये किस संशोधन में आई है, यही पूछा जा रहा है। ऑप्शन सुन लो, 42वां, 44वां, 61वां, 74वां। तो कमेंट करो 10th का आंसर। इसमें ये दोनों ऑप्शन काट दो, ए और बी में से कोई नहीं है, ठीक है। ए और बी में से कोई नहीं है। सी और डी में से मैं चाहता हूँ आप लोग कमेंट करो, एटलीस्ट तुक्का मारो, ट्राई करो, कुछ भी करो बट एक बार ट्राई करो। ओके, तो इसका आंसर है 61वां संशोधन। क्या? 61वां संशोधन। 10th का ऑप्शन नंबर सी। 10 सवाल हो गए, 10 में से कितना सही किए हो कमेंट करना। यहाँ पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 11th पे। जरूर से कमेंट करना कि कौन सी रेखा भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांट देती है। हमारा भारत ऐसा है ना, ऐसा है मतलब ऐसे यहाँ पे गुजरात हो गया, ऐसे ये साउथ का हो गया, ऐसे ऐसे ये यहाँ पे ऐसे का मतलब मैप बहुत अच्छा नहीं बना है, ठीक है। भारत का नक्शा हाथ से इतना आसानी से बनता भी नहीं है, बहुत सफाई चाहिए। तो लगभग ऐसी एक रेखा जाती है ऐसे, वो भारत को लगभग 2 भागों में बांट देती है। समझ पा रहे हो, रिलेट कर पा रहे हो? तो वो रेखा है कर्क रेखा। क्या? कर्क रेखा। ऑप्शन नंबर ए। समझाने के लिए बना दिया, बताना मैप कैसा लगा आपको, ठीक है। यहाँ पे हो सकता है कि थोड़ा बहुत इधर उधर के देश भी आ गए हों। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12th पे। 12th क्या कहता है कि काली मिट्टी जो है ये किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? काली मिट्टी में कौन सी फसल सबसे अच्छी होती है? देखो ध्यान से, काली मिट्टी की बात चल रही है और सर्वाधिक उपयुक्त पूछा जा रहा है। ऑप्शन सुन लो, चावल, बी गेहूँ, सी कपास, डी चाय। हमारे यहाँ काली मिट्टी तो नहीं है, लेकिन चावल और गेहूँ तो चाप के होता है, ठीक है। चावल गेहूँ चाप के होता है, तो ये तो नहीं होगा, यानी कपास और चाय में से कोई एक है। क्योंकि काली मिट्टी के लिए जो सबसे अच्छी फसल है ना वो है कपास। कपास को चाहिए काली मिट्टी, ठीक है। कपास को क्या चाहिए? काली मिट्टी। कपास जितना गोरा है उसको उतना ही काला मिट्टी चाहिए। ओके, ऐसे याद कर लो। आते हैं क्वेश्चन नंबर 13th पर। 13th क्या कहता है कि विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? सबसे गहरी झील। ऑप्शन सुन लो, कैस्पियन सागर, बी है लेक सुपीरियर, सी है चिल्का झील और डी है लेक बैकाल। कमेंट करो कि विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है। ए बी में से आंसर नहीं है, काट देते हैं हम लोग, पहले ही 50-50 कर दिए कौन बनेगा करोड़पति का। सी और डी में से एक आंसर है, वो आप लोग कमेंट करो कि चिल्का झील की लेक बैकाल सबसे गहरी झील कौन सी है। अब ये यहाँ पे क्वेश्चन में झील देख के कुछ लोग यहाँ पे चिल्का झील मार देंगे, जो कि गलत हो जाएगा। यहाँ पे सही आंसर है लेक बैकाल। क्या? लेक बैकाल। लेक बैकाल जो है ना, यही परफेक्ट आंसर है। ये विश्व की सबसे गहरी झील है। ओके, साफ सुथरा कर देते हैं थोड़ा। सबसे गहरी झील कौन सी है? लेक बैकाल। ऑप्शन नंबर डी 13th का बिल्कुल परफेक्ट है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14th पर। ये क्या कहता है कि अल्बेडो का अर्थ क्या है? अल्बेडो का अर्थ क्या है? तो अल्बेडो का क्या अर्थ होता है? तो अल्बेडो का अर्थ होता है कि किसी सतह द्वारा परावर्तित सौर ऊर्जा। किसी सतह द्वारा परावर्तित सौर ऊर्जा, ठीक है। किसी सतह द्वारा परावर्तित सौर ऊर्जा। ये जो अर्थ वगैरह 1-2 सवाल आते हैं ना, इनको ध्यान से सीरियस होकर देखा करो, सवाल आ जाता है डायरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15 पे आएंगे। इसका आंसर तो कर ही दोगे कि पाल्क जल डमरू मध्य किन 2 देशों को अलग करता है? पाल्क जल डमरू मध्य किन 2 देशों को अलग करता है? भारत पाक 2 ऑप्शन है, भारत मालदीव्स, भारत श्रीलंका। यहाँ पे बांग्ला कर लो, ठीक है, बांग्ला, ठीक है, बांग्ला बैन, ठीक। कि बताओ पाल्क जल डमरू जो है, जल डमरू मध्य जो है, ये किन 2 देशों को अलग करता है? तो ये करता है भारत और श्रीलंका को। वो देखे नहीं होंगे क्या कि जैसे ये भारत का दक्षिणी छोर हो गया और यहाँ पे ये श्रीलंका बूंदी जैसा रहता है पानी का, यहाँ पे ऐसे हल्का हल्का रहता है, ये हल्का हल्का। तो ये जो हल्का हल्का ना, इसी को बोलते हैं पाल्क स्ट्रेट, ठीक है, पाल्क जल डमरू मध्य, इनको इसको ही बोलते हैं। तो भारत और श्रीलंका के बीच में ही ये सीमा बनाता है। ओके, याद रखना, भारत और श्रीलंका। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 16th पे।
आधा वीडियो खत्म हो गया यहाँ पे। अगर यहाँ तक बने रह गए आप तो बहुत बहुत बधाई हो, 15 सवाल आपने सही कर लिए। राजकोषीय घाटा यानी कि फेशियल डेफिसिट का क्या दर्शाता है? राजकोषीय घाटा क्या दर्शाता है? तो राजकोषीय घाटा दर्शाता है भाई सरकार को कितनी उधार की आवश्यकता है, सरकार को कितनी उधारी की आवश्यकता है, सरकार को कितनी उधारी की आवश्यकता है। और जितना ज़्यादा उधार लेंगे उतना ज़्यादा ये डॉलर जो है ये बढ़ता जाएगा। अभी देख लो $1 लगभग 90 रुपये के बराबर है, तो अगर सरकार और उधार लेगी तो मान के चलो 100 पार हो जाएगा। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। ये क्या कहता है कि लॉरेंज कर्व क्या दर्शाता है? लॉरेंज, ये लॉरेंस नहीं है, ये लॉरेंज है। ठीक है, लॉरेंज कर्व क्या दर्शाता है? ऑप्शन सुन लो, बेरोजगारी, और ऑप्शन बी सुन लो कि मुद्रास्फीति, सी है आय का वितरण, डी है जनसंख्या वृद्धि। कमेंट करो कि लॉरेंज कर्व क्या दर्शाता है। तो लॉरेंज कर्व भाई बहुत अच्छी चीज़ दिखाता है। वो क्या दिखाता है कि आय का वितरण, मतलब कमाई जो है ना देश की, वो कैसे बांटी गई है और कितनों के बीच में बांटी गई है। मतलब जैसे मान लो एक देश है ना 100 रुपये कमा रहा है, तो 100 रुपये में मतलब गरीब को कितना मिल रहा है पता चलेगा। गरीब को 1 ही रुपया मिल रहा है और अमीर को 99 रुपया मिल गया, तो 100 रुपया हो गया बंटवारा, हो गया देश का बंटा ढार, खत्म कहानी। ठीक है, तो ये लॉरेंस दिखाता है, लॉरेंस कर्व। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है कि बैंकर्स बैंक किसे कहा जाता है? मतलब एक होता है ना कि भाई बैंकों का भी बैंक है, जैसे बाप का बाप जो होता है उसे दादाजी बोलते हैं, तो उसी तरह बैंकों के बैंक को क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं आरबीआई। क्या बोलते हैं? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सबका बाप है ये। ठीक है, मतलब सबको कंट्रोल करता है। सारे बैंक जो है ना ये अपना रिपोर्ट लेके साल भर में इसी के पास जाएंगे। जैसे आपका रिपोर्ट लेके आप कहाँ जाओगे? आप जाओगे भाई चेक करवाने ना पेपर को, पेपर दे दोगे, सबमिट हो जाएगा, चेक हो जाएगा। तो यही वाला सीन है ये आरबीआई का। ये डंडा मारने वाला मास्टर है। अगर कोई बैंक गड़बड़ी करता है तो भाई लाइसेंस कैंसिल। ओके, आएंगे क्वेश्चन नंबर 19 पे। 19 क्या कहता है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी HDI कौन जारी करता है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है ये कौन जारी करता है? तो ये आपका और मेरा प्यारा UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यही जारी करता है। ना ये आपका प्यारा है ना ये मेरा प्यारा है, मतलब है सिर्फ है। ठीक है, ध्यान से देख लो, UNDP। कुछ लोग बोलते हैं यार तुम फालतू का मतलब करते बहुत हो। ठीक है, डायरेक्ट बोलूँगा नहीं वीडियो में कि तुम पागलपंती बहुत करते हो वीडियो में। यार पागलपंती से अगर किसी का भला हो रहा है, अगर कोई आदमी 10 सवाल पढ़ने आया था वो 20 सवाल पढ़ ले रहा है तो उसका ही भला है ना। अल्टीमेटली 20 में से जरूर 2-4 सवाल फंस जाएंगे। तो भाई इसमें मतलब मेरा क्या है? आप कोई एक वीडियो है ना 10 बार देख रहा है, कोई एक वीडियो में 2 ही सेकंड पे छोड़ के चला गया, तो मेरा तो थोड़ी कुछ बिगड़ा। मैं बना रहा हूँ, सिर्फ एक आदमी को टारगेट करके तो बना नहीं रहा हूँ। हज़ारों लोग टारगेट हैं, सही बात है, टारगेट नहीं टारगेट। ठीक, तो क्या कहता है कि प्राथमिक क्षेत्र में क्या शामिल है, यानी कि प्राइमरी सेक्टर में क्या शामिल है। ठंड बहुत है भाई कसम से, कुछ ऊपर नीचे जबान हो जाए तो उसको माफ़ करना। ठीक है, कि प्राइमरी सेक्टर में क्या शामिल है? ऑप्शन सुन लो, विनिर्माण, बैंकिंग, कृषि, IT सेवा। अब प्राइमरी सेक्टर क्या होता है कि जिसमें हम लोग कोई सेवा नहीं देते हैं, जिसमें हम लोग कुछ बनाते नहीं हैं, सिर्फ नेचुरली उखाड़ लेते हैं। मतलब नेचुरली जैसे फसल हो गया आपका, जैसे शहद हो गया आपका, तो ये जो कृषि आता है ना, कृषि, यही प्राइमरी सेक्टर का हिस्सा है। ठीक है, सेकेंडरी में मैन्युफैक्चरिंग हो गया, जैसे कपड़े बनाना, और टर्शरी में क्या होता है, जैसे आपकी होमगार्ड की नौकरी हो गई। आप कुछ ना तो उपजा रहे हो ना तो कुछ बना रहे हो, सिर्फ एक सेवा ही तो दे रहे हो, सर्विस ही तो दे रहे हो, तो वो आपका हो गया टर्शरी। ओके, जीवन में नहीं भूलोगे। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है कि आपके खून का pH कैसा है, मतलब कितना है आपके खून का pH जो है वो लगभग कितना है। ऑप्शन सुन लो, 6.4, 7.4, 8.4, 5.5। तो 0 से लेकर 7 तक pH क्या होता है भाई? अम्लीय है, यानी कि एसिडिक। ठीक, और 7 से 14 तक क्या होता है भाई? बेसिक, यानी क्षारीय। ठीक है, बेसिक। तो आपका जो खून है ना वो लगभग न्यूट्रल के आसपास होता है, थोड़ा सा बेसिक होता है, थोड़ा सा, तो वो है 7.4। 7.4 जो है ना यही हमारे खून का क्या होता है? pH। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम सभी लोग ज्वाइन कर लो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ये PDF आपको वहीं मिलेगा। प्रैक्टिस करने में बहुत मजा आएगा भाई। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। 22 क्या कहता है कि न्यूटन के प्रथम गति नियम को और किस नाम से जाना जाता है। जैसे आपका नाम यहाँ पे सोनू मोनू कुछ भी हो सकता है, मैं घर का नाम सोनू मोनू रहता है, स्कूल का नाम तो अमरेंद्र और महेंद्र, कृषेंद्र, या कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो कुछ भी नाम होता है, स्कूल वाला नाम तो मतलब टफ होता है थोड़ा सा, मतलब लगता है कि प्रोफेशनल नाम है ये। ठीक है, महेंद्र बाहुबली, अमरेंद्र बाहुबली। घर का नाम सोनू मोनू मिट्टू छोटू कालू फालू जो भी मतलब रख देते हैं। ठीक है, तो ऐसे न्यूटन का जो प्रथम नियम है ना उसको जानते हैं भाई जड़त्व का नियम। क्या बोलते हैं? जड़त्व का नियम, यानी कि लॉ ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया, ठीक है। जैसे अभी आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपका मन करेगा बस पढ़ते ही रहें पढ़ते ही रहें, लेकिन एक बार ये वीडियो खत्म हुआ फिर भाई दूसरा वीडियो आप खोलोगे नहीं। ठीक है, दूसरा वीडियो ऑलरेडी चैनल पे है लेकिन नहीं खोलोगे क्योंकि जड़त्व का नियम लग गया आपके ऊपर। आएंगे क्वेश्चन नंबर 23 पे। 23 क्या कहता है कि सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। मतलब जो सूर्य है ना इसको खाना पीना कहाँ से मिलता है।
खाना पीना मिलेगा तभी चमकेगा। जैसे आपको खाना पीना, किताबें वगैरह सब मुहैया करा रहे हैं, वीडियो वगैरह देखने के लिए फ़ोन मुहैया है, इंटरनेट मुहैया है, तभी तो चमकोगे। तो ऐसा ही है, जो सूरज है ना, इसको चमकने के लिए भाई चाहिए नाभिकीय संलयन। क्या चाहिए? नाभिकीय संलयन। क्या चाहिए? नाभिकीय संलयन। इसमें ये होता क्या है, एक हाइड्रोजन और एक हीलियम दोनों मिलेंगे, हाँ मिलेंगे, ठीक है। तो मिलेंगे तो इनका मिलन से उत्पत्ति होगी भाई एनर्जी की, ठीक है। क्या होती है? एनर्जी होगा, एनर्जी होगा, और क्या होगा? गलत सोच रहे हो। क्वेश्चन नंबर 24 पे आएंगे। ये क्या कहता है कि पेंसिलिन की खोज किसने की थी? पेंसिलिन की खोज किसने की थी भाई? ये की थी अलेक्जेंडर फ्लैंगमिन। क्या? अलेक्जेंडर फ्लैंगमिन। पेंसिलिन की खोज इन्होंने ही की है, अलेक्जेंडर फ्लैंगमिन। ओके, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 25 पे। वीडियो लंबी तो नहीं हो रही है ना? नहीं, ठीक है। नहीं यार, ज़्यादा लंबी हो जाए अच्छा नहीं लगता, आप लोगों को टाइम चला जाए, ठीक है। बातें बहुत करनी है बट ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है कि किस रंग की तरंगें धैर्य सबसे कम होती हैं? किस रंग की तरंगें धैर्य सबसे कम होती? तरंग धैर्य सबसे कम होती है, यानी कि जैसे दूरी तक देखने की जो क्षमता है ना, जैसे लाल रंग बहुत दूर से दिखता है, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं भाई डिस्ट्रैक्शन। क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में? कमेंट करना आप लोग। इसको बोलते हैं डिफ्रैक्शन बोलते हैं शायद, ठीक है। कि तरंग धैर्य मतलब क्या होता है कि जैसे लाल रंग जो है ना, वेवलेंथ, उसका वेवलेंथ, हाँ वेवलेंथ बोलते हैं। लाल रंग का जो वेवलेंथ है वो बहुत दूर से दिख जाता है, इसीलिए ट्रैफिक लाइटें लाल रंग की होती हैं, जिससे कि दूर से ही दिख जाएं। लेकिन ये जो वॉयलेट कलर है यानी बैगनी कलर है, इसका तरंग धैर्य जो है ना, यानी कि वेवलेंथ जो है, ये बहुत कम है, बहुत छोटा है, बहुत जल्दी गायब हो जाता है। जो लिख रहा हूँ ये मेरे ख्याल से बैगनी रंग ही है, जिससे मार्किंग कर रहा हूँ स्क्रीन पे, ठीक है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 26 पे। अगर यही क्वेश्चन में पूछ ले कि किस रंग की तरंग धैर्य सबसे अधिक होती है, तो आप लोग लाल बताओगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है कि मॉन्ट्रियल जो प्रोटोकॉल है ये किससे संबंधित है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है ये किससे संबंधित है? तो ये जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है ना, ये संबंधित है भाई ओजोन परत क्षय से। किससे? ओजोन परत क्षय से। ओजोन परत क्षय, ठीक है। रात को वीडियो बना रहा हूँ तो हो सकता है कि थोड़ा सा आवाज़ गूंज के आए, या हो सकता है थोड़ा बहुत कुछ ऊपर नीचे हो, तो माफ़ करना। एक्चुअली रात को ही वीडियो बना के तब दिन में अपलोड करता हूँ, जिससे आप लोगों को टाइम पे वीडियो मिल जाया करे। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है कि अर्थ डे कब मनाया जाता है? तो आपको याद होना चाहिए 22 मार्च, 22 अप्रैल, 5 जून, 16 सितंबर। जल्दी से कमेंट कर दो कि अर्थ डे कब मनाया जाता है। ये आंसर आप लोग कर सकते हो भाई, सच में ये आंसर काफ़ी आसान है। 22 तारीख याद रख लो, अर्थ डे कब होता है? 22 तारीख। अब ये 22 अप्रैल है। क्या? 22 अप्रैल, 22 अप्रैल। सभी लोगों से एक हाथ जोड़ के निवेदन है कि भाई लाइक सब्सक्राइब करने के बाद कमेंट जरूर किया करो, कहाँ से आप ये वीडियो देख रहे हो। अच्छा लगता है यार जब कमेंट आते हैं आपके। क्वेश्चन नंबर 28 का कहता है कि भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? तो सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? नीलगिरी नहीं है, गल्फ ऑफ मन्नार भी नहीं है, सुंदरबन भी नहीं है। क्या बचा? रण ऑफ कच्छ। रण ऑफ कच्छ यानी कच्छ का रण। कच्छ का रण जो है ना, ये सबसे बड़ा, कच्छ का रण जो है ये सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है। ओके, भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व क्या है? मेरे साथ साथ बोलिए, भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? तो वो है रण ऑफ कच्छ। ओके, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 29 पे। ये क्या कहता है कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो है ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑप्शन सुन लो, साहित्य, विज्ञान, सिनेमा, खेल। तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो है ये किस क्षेत्र में देंगे? थोड़ा सा सोच के देखो, थोड़ा सा सोच के देखो। ए और बी कट गया, ठीक है, ए और बी नहीं हो सकता, ए और बी कट गया, ये कदापि नहीं हो सकता, ठीक है। सी और डी में से एक आंसर होगा कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये दिया जाता है भाई सिनेमा के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में दिया जाता है? सिनेमा के क्षेत्र में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल परफेक्ट है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। ओके, आ जाओ 30 नंबर सवाल पे। ये क्या कहता है कि येलोस्टोन नेशनल पार्क किस देश में स्थित है? येलोस्टोन नेशनल पार्क जो है ये किस देश में स्थित है? ऑप्शन देख के अंदाज़ा लग ही गया होगा कि ये भारत की बात नहीं है, मतलब भारत में नहीं हो रहा है ये सब येलोस्टोन नेशनल पार्क वगैरह, ठीक है। ऑप्शन सुन लो, कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील। तो यहाँ पे एक हिंट देता हूँ आपको कि ऑस्ट्रेलिया और ब्राज़ील में से एक भी ऑप्शन नहीं है, सी और डी नहीं है भाई। 29 सवाल का आंसर मैं बताते आया हूँ, ठीक है। कम से कम 30वें का तो आंसर कमेंट करो, चाहे गूगल ही करो बट एक बार करो तो सही कि येलोस्टोन नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। येलोस्टोन नेशनल पार्क कहाँ स्थित है कमेंट करना और बताना कि 30 में से कितना सही किए हो। मज़ा आया कि नहीं वीडियो में, और कहाँ से वीडियो देख रहे हो ज़रूर बताना, लाइक सब्सक्राइब शेयर करके जाना वरना लग सकता है पाप। मजाक था। ओके, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।